हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आयोग जो है अपना काउंटर एफिडेविट तो दे दिया, लेकिन आयोग कहाँ कहाँ फंस गया और छात्र जो है अब कौन सा पक्ष जो है, छात्रों का पक्ष जो है लॉयर के द्वारा रखा जाएगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और किस किस पॉइंट पे जो है आयोग फंस गया है और जो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया है वो थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो हलफनामा दिया गया उसका पैराग्राफ अगर आप लोग 11 पढ़ेंगे तो आयोग उसमें खुद स्वीकार किया है कि विज्ञापन में कहीं भी एनसीएल जो निर्गत होने की अंतिम तिथि है उसका जिक्र नहीं है, यानी कब का एनसीएल चाहिए इसका जिक्र नहीं है। ये खुद आयोग माना है पैराग्राफ 11 में, ठीक है। तो अगर आप जिक्र नहीं देते हैं तो अपनी मनमानी करते हुए आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप विज्ञापन में उल्लेख नहीं करते हैं तो इसका लाभ छात्र को मिलना चाहिए, जो 2014 में ये बात जानते ही नहीं थे। ये बात छात्रों को मालूम ही नहीं था कि 2014 के पहले का चाहिए। तो आप जब उल्लेख नहीं किए, खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका लाभ सीधे तौर पे छात्रों को मिलेगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि आयोग खुद स्वीकार किया कि जिक्र नहीं है, तो जिक्र जब नहीं है तो इसका लाभ छात्र को मिलना चाहिए, न कि आयोग को। इसके बाद है कि पैराग्राफ 12 में आयोग के द्वारा, एक मिनट सॉरी, पैराग्राफ 12 में देखिए आयोग ने यह कहा है कि एनसीएल का जो स्टेटस है वो बदलता रहता है। ठीक है, चलिए मान भी लिए कि एनसीएल का स्टेटस बदलता भी रहता है, लेकिन एनसीएल का कुछ वैधता भी रहता है, वैलिडिटी भी होता है, जो कि 1 साल हो, 6 महीने हो, 3 साल हो, जो भी हो। तो आयोग जो है 2014 के पहले के एनसीएल को मान्य कर रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी छात्र के पास 2009 का एनसीएल है मान लेते हैं, और वो 2009 का समर्पित किया है, तो उसको 18B के साथ वैलिड कर लिया गया है, ठीक है। उसको आयोग कह रहा है कि अगर 2014 से पुराना है तो आप 18B के साथ वो वैलिड है। तो क्या 2009 से 2014 के बीच उस छात्र का एनसीएल स्टेटस चेंज नहीं हुआ होगा? ये भी सोचने वाली बात है। जब आप कह रहे हैं कि एनसीएल स्टेटस तो बदलता ही रहता है, तो 2009 का फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? 2009 से 2014 के बीच, 2009 में उसका एनसीएल स्टेटस कुछ और होगा और 2014 में कुछ और हो सकता है। तो आप फिर उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब कोई व्यक्ति गरीब से धनी हो सकता है, धनी से गरीब हो सकता है, तो फिर 2009 और 2014, तो 2009 का फिर क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? ठीक है, यहाँ भी तो एनसीएल जो है चेंज हो सकता है स्टेटस। तो 2021, जब कोई व्यक्ति 2009 में गरीब है तो 2014 में भी उसे गरीब माना जा रहा है, तो उस 2014 वाले को 2021 में गरीब क्यों नहीं माना जाए? ठीक है, जब 2009 का आप ले रहे हैं 2014 में, तो 2014 जो है 21 का क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। तो जो एनसीएल स्टेटस बदलता रहता है की बात है, तो 2009 का क्यों लिया जा रहा है, इस पर भी छात्रों के द्वारा जो है इस आयोग को काउंटर किया जाएगा। इसके बाद देखिए पैराग्राफ 13 में जो जिक्र किया गया है कि विज्ञापन के जो आरक्षण शीर्षक है, जो विज्ञापन निकाला गया था 06/0/114, तो उसका जो कंडिका 4 है, ठीक है, उसमें जो क्लॉज 4 है उसमें एक लाइन का जिक्र किया गया है। और आयोग का आयोग ने ये बताया है पैराग्राफ 13 में, जो हलफनामा दिया उसके पैराग्राफ 13 में बताया है कि इसका जिक्र करते हुए बताया है कि वो लाइन क्या था। लाइन ये है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। आपने ये नहीं कहा कि आप उस श्रेणी में हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र भी होना आपके पास जरूरी है। लेकिन आयोग ने हलफनामा में इसका क्या अर्थ स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा यह अर्थ स्पष्ट किया गया है कि एनसीएल जारी होने की अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी। अब इस लाइन से ये वाला लाइन का मतलब कहाँ से निकलता है? कहीं भी किसी कोने से इस लाइन का मतलब ये नहीं निकलता है। इस लाइन का मतलब कहीं भी ये नहीं हुआ कि आपको आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही एनसीएल चाहिए। अतः आयोग जो क्या किया है, कोर्ट को जो है गुमराह किया है। इस लाइन का ये अर्थ बताते हुए कोर्ट को गुमराह किया गया है, सीधे तौर पे गुमराह किया गया है, क्योंकि इस लाइन का कहीं भी ये मतलब नहीं हुआ कि एनसीएल जो है अंतिम तिथि का ही चाहिए, ठीक है। तो इस वाक्य से फॉर्म भरने वाले छात्रों को ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि एनसीएल आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का ही चाहिए। अब इस लाइन से कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो इस लाइन से कहीं भी ये नहीं समझ सकते हैं कि हाँ, हम 2014 से पहले का ही हमको देना होगा। अगर मेरे पास नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा इसका जिक्र तो बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइन का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मेरे पास अगर 2014 से पहले का नहीं है तो हम फॉर्म न भरें। इस लाइन का कहीं भी ये मतलब नहीं निकलता है। तो इसका लाभ जो है छात्रों को ही दिया जाएगा।
और चीज़ एक बात है कि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल की ही होती है या 6 महीने या 3 साल की जो भी है, 2015 में या 2016 में 2014 में जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस समय शायद नॉन क्रीमिलियर की वैधता 1 साल ही मानी जाती थी। तो उस समय चूंकि ये 1 साल की ही वैलिड होता था तो उस समय 8 साल तक छात्र अपने पास इसको क्यों संभाल करके रखेगा। जब कोई छात्र नया बनवा लिया, जब नया बनवा लिया तो उस पुराने वाले को तो वो समझेगा कि ये तो बेकार है, उसको फेंक देगा। चूंकि अब 2015 का उसके पास है एनसीएल, तो 2014 वाला एनसीएल क्यों रखेगा अपने पास, इसको 21 तक जो है 8 सालों तक संभाल करके क्यों रखेगा जब उसके पास नया है। ठीक है, तो ये भी है जी। और विज्ञापन में मांगा भी नहीं गया है कि उसको रखा जाए। और उसके बाद पैराग्राफ 16 में देखिए आयोग ने क्या कहा है कि कंडिका 2 और 4, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कंडिका 2 और 4 दोनों का उल्लेख किया गया है। और आपको हम बता दें कि कंडिका 2 और कंडिका 4 ये SC ST के लिए भी है और BC MBC के लिए है। ठीक है, लेकिन कंडिका 2 का अर्थ जो है आयोग कह रहा है कि SC ST के लिए 2014 के बाद का हम अर्थ निकालेंगे और कंडिका 2 का जो अर्थ है MBC MBC के लिए हम 2014 के पहले का निकालेंगे। यानी एक ही वाक्य का, एक ही कंडिका का दो अलग अलग कैटेगरी के लिए दो अलग अलग डेट अर्थ निकाला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। एक ही कंडिका का दो कैटेगरी के लिए अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। आप SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट को 2014 के बाद का वैलिड कर दिए, लेकिन इसी कंडिका का हवाला देते हुए BC MBC के लिए 2014 के बाद का वैलिड नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। एक ही कंडिका का दो अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ 18 में जो है आयोग ने सेकेंड CGL का जो बहाली का दिया गया था हवाला, तो उस पर सीधा तौर पर आयोग जो है बिल्कुल गलत और आयोग को गुमराह किया है। उसका कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही NCL मान्य किया गया है सेकेंड CGL में भी, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग रघुनाथ प्रसाद जी का भी देखे होंगे वीडियो, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम उस बहाली में उस समय थे आयोग में और उसमें जो है न्यू NCL को वैलिड किया गया था। ठीक है, काउंसलिंग की तिथि तक का वैलिड किया गया था। तो यहाँ पर जो सेकेंड CGL वाला बात पैराग्राफ 18 में कहा गया है, आयोग जो है सफ़ेद झूठ बोला है, जो कि बिल्कुल बात गलत है। और अगर चाहेगा जो कोर्ट है यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हजारों छात्र जो है सेकेंड स्नातक स्तरीय बहाली के काउंसलिंग में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का, यानी काउंसलिंग की तिथि तक का NCL दे करके नौकरी कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय चाहे तो इस पर संज्ञान लेकर अपने स्तर से जांच कराए, जो कि हम छात्रों के लिए न्याय संगत होगा। तो न्यायालय को जांच कराना चाहिए, चूंकि ये झूठ बोल रहा है आयोग, तो इसमें हाई कोर्ट को अपने स्तर से जांच कराना चाहिए कि क्या सेकेंड CGL में सही में जो है न्यू NCL एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नया NCL एक्सेप्ट किया गया था, तो आयोग यहाँ भी फंस जाएगा। पैराग्राफ 20 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया था पिटिशनर के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको भी, तो आयोग जो है वो बोल दिया है कि ये दूसरी रिक्रूटिंग एजेंसी का है, तो आयोग पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी जो है बात काफ़ी ये विडम्बना वाली बात है, क्योंकि बिहार के जितने भी भर्ती आयोग हैं, चाहे CSBC हो, चाहे BPSC हो, चाहे अभी हाल ही का आप लोग ले लीजिए BCCE का, ठीक है, जो कि अमीन की पर्यावरण विभाग के तहत 40 करीब पोस्ट था, अमीन की बहाली कराई जा रही है। तो उसका काउंसलिंग में जो है बिल्कुल करेंट का NCL मांगा गया है, जबकि वो भी पुराना बहाली है, 2 साल पुराना बहाली है, लेकिन उसमें नया मांगा गया है। तो अन्य जितने भी भर्ती आयोग हैं सभी के सभी जो है काउंसलिंग की तिथि तक का प्रमाण पत्र स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि BSSC के द्वारा भी अन्य बहालियों में काउंसलिंग की तिथि तक का NCL मान्य किया गया है। तो इंटर लेवल के छात्रों के साथ ये जो भेदभाव हो रहा है आयोग ये क्यों कर रहा है? आयोग की मंशा क्या है कि आप सेकेंड CGL में ले लिए और यहाँ नहीं ले रहे हैं, अन्य बहाली में ले लिए और इंटर लेवल में नहीं ले रहे हैं। तो आप ये भेदभाव एक नहीं कर सकते। एक ही आयोग अलग अलग बहाली में अलग अलग रवैया जो है नहीं अपना सकता है। इस तरह से एक ही NCL को लेकर के आयोग फंस जाएगा इस पर। तो यही सारा मुद्दा है। अगर आपको भी लगता है कि कोई मुद्दा छूटा है जो कि लॉयर के द्वारा कोर्ट में दिया जाना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और विस्तार पूर्वक अपना जो भी बात है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।